नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की कक्षाओं क्रम में आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 की। और लेक्चर 3 में हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 मापन अर्थात मेज़रमेंट। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हालांकि वैसे तो पूरी फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर छोटे एग्ज़ाम में जाते हैं या आप बहुत बड़े एग्ज़ाम में जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं तो मापन से अगर फिजिक्स से मान लीजिए 10 सवाल आए हैं, किसी पेपर में 10 या 5 प्रश्न भी अगर फिजिक्स से आए हैं तो एक प्रश्न इस चैप्टर से मिलेगा ज़रूर। और इस चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय तक भी लोगों की क्लियर नहीं होती और वो उन्हें फिर रटते हैं। आप समझ रहे होंगे, मैं सदिश और अदिश राशियों की बात कर रहा हूँ। रटने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं इतना समझा दूँगा आपको। तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। एक लंबा वीडियो बनाने से बेटर है छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं मापन की। मापन अर्थात कोई ना कोई मेज़रमेंट करना। तो सबसे पहली चीज़ है कि मेज़रमेंट करेंगे किसका? राशि का करेंगे, है ना। किसी न किसी राशि का मेज़रमेंट करेंगे। तो ध्यान देखिए, राशि क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। राशि हुआ है जो संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें। अगर किसी राशि की बात आपसे की जा रही है, मैंने आपसे कहा राशि, क्वांटिटी, तो आपके मन में आएगा कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी जिसको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें। मैंने कहा मेरी जेब में 500 रुपये हैं, तो आप समझ जाएंगे मेरी जेब में 500 रुपये की धनराशि है। धनराशि वो भी राशि है ना। या मैं आपसे कहूँ कि अलीगढ़ या दिल्ली या किसी भी शहर की जनसंख्या 5 लाख है, तो ये भी एक राशि है ना। राशि का मतलब है जिसको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें, जिसका कोई ना कोई संख्यात्मक मान हो, उसे राशि कहते हैं। ठीक है ना। मैं आपसे कह दूं कि मैं खुश हूं, तो क्या आप लिख सकते हैं कि मैं कितना खुश हूं? न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिख सकते ना। मैं कहा मैं बहुत टेंशन में हूं, तो लिख देंगे आप कि मैं इतना टेंशन में हूं, इतने मतलब पॉइंट में नहीं लिख सकते ना। तो हर एक चीज़ को संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। जिनको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें राशि कहते हैं। लेकिन क्या हम फिजिक्स में सभी राशियों की बात करेंगे? क्या हम रुपये पैसे की बात करेंगे? क्या जनसंख्या की बात करेंगे? नहीं करेंगे ना। हम बात करेंगे भौतिक राशियों की। तो सबसे पहले समझिएगा भौतिक राशि होती क्या है। तो देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि वह है जिसको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, है ना। जो भी जिसको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, लंबाई, धनराशि, तो ये सब राशियां हैं, क्योंकि जनसंख्या को भी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, संख्यात्मक मान है। लंबाई का, धनराशि का भी है। लेकिन हम किसका अध्ययन करेंगे? केवल किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे। केवल फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका कोई गुण है ना। कोई वस्तु है, इसका गुण लंबाई हो गई, उस वस्तु का आयतन हो गया, उसका भार हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, है ना। या कोई घटना है, कोई प्राकृतिक घटना है। घटना कैसी? जैसे मान लीजिए त्वरण है, पढ़ते हैं ना त्वरण, एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या मैंने कहा संवेग है ना। संवेग क्या है आपका? कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान और उस पिंड के वेग का गुणा कर दो तो क्या बन जाता है? संवेग बन जाता है। ये प्राकृतिक घटना है, यानी कि फिजिक्स से संबंधित ही है। यह मैं आपसे बात करूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं आपसे बात करूं कि किसी भी पृष्ठ पे लगने वाला दाब, इसका मतलब क्या हो गया? ये सब कुछ ना कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जो फिजिक्स से कनेक्टेड हैं। या किसी भी वस्तु के कुछ गुण, जैसे लंबाई हो गया, भार हो गया, द्रव्यमान हो गया, उस वस्तु का आवेश हो गया। तो इन सभी के गुणों को, चाहे वो वस्तु हो, भौतिक राशि किसी वस्तु या पदार्थ या परिघटना का एक गुण है। किसका गुण है? भौतिक राशि किसी वस्तु या पदार्थ का कोई गुण है, जैसे लंबाई, जैसे द्रव्यमान, जैसे भार। या किसी परिघटना का, जैसे त्वरण, जैसे संवेग, जैसे उत्प्लावन बल, है ना, जैसे दाब, ये सब घटनाएं हैं। इनका एक गुण है जिसका कोई ना कोई संख्यात्मक मान और मानक संदर्भ होता है। क्या होता है? संख्यात्मक मान या मानक संदर्भ। देखिएगा, संख्यात्मक मान तो आप जानते ही हैं। मैंने आपसे कहा बल, तो बल क्या हो गया? मैंने कहा 10 न्यूटन का बल, तो 10 संख्यात्मक मान हो गया। और मैंने कहा न्यूटन यानी कि बल एक घटना है। अब बल से जुड़ी 2 चीज़ें आपके सामने लिख दी। 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन बल, तो 10 संख्यात्मक मान हो गया। न्यूटन क्या हो गई? उसकी यूनिट हो गई। क्या हो गई? यूनिट। तो यही तो लिखा हुआ है ना कि भौतिक राशि किसी वस्तु या पदार्थ या परिघटना, है ना, कोई वस्तु या पदार्थ या परिघटना का कोई एक गुण है जिसे कोई संख्यात्मक मान और मानक संदर्भ, जिसको मैं यूनिट कह रहा हूँ, है ना, प्रदान किया जाता है। तो सही बात है ना कि मान लीजिए कोई भौतिक राशि होती क्या है? मैंने कहा आपसे द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु का एक गुण है ना। तो मैंने क्या लिख दिया? 10 किलोग्राम। तो 10 क्या हो गया? संख्यात्मक मान, और किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट।
ठीक है ना। क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे मानक संदर्भ। तो ये क्या हो गया, भौतिक राशि हो गई। अर्थात भौतिक राशि वह है जो किसी वस्तु या पदार्थ और किसी भी परिघटना के एक गुण को प्रदर्शित करती है और जिसका कोई ना कोई संख्यात्मक मान है, उसकी कोई ना कोई यूनिट अर्थात मानक संदर्भ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा, राशियों की बात नहीं करनी है, भौतिक राशि की बात करनी है। या और सरल भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि भौतिक राशि वह राशि जिसको फिजिक्स के नियमों के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, उसकी व्याख्या कर सकें, फिजिक्स के नियमों के अकॉर्डिंग व्याख्या कर सकें। क्या जनसंख्या की व्याख्या कर सकते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग? जो फिजिक्स में आप जो पद पढ़ते हैं, लंबाई, भार, आयतन, द्रव्यमान, दाब, आवेग, संवेग, विद्युत धारा, चुंबकत्व, तो क्या इसमें कहीं आ जाएगा जनसंख्या? धनराशि की बात करें तो कहीं आ जाएगा? नहीं आएगा ना। बाकी जितनी भी राशि हम पढ़ेंगे उन सब की कोई ना कोई डेफिनेशन फिजिक्स में बनती है। लंबाई की बनेगी, भार की बनेगी, द्रव्यमान की बनेगी, बल की बनेगी। तो अगर और सरल भाषा में कहें तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनको फिजिक्स के पदों में, फिजिक्स के नियमों के अकॉर्डिंग उनको हम क्या कर सकें, उनकी परिभाषा दे सकें। या साफ साफ कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या पदार्थ का एक गुण या किसी घटना का एक गुण है। भौतिक राशि क्या है, किसी पदार्थ या वस्तु का एक गुण है या किसी घटना का एक गुण है जिसको हमने क्या दिया है, संख्यात्मक मान दिया है और क्या दिया है, एक मानक संदर्भ अर्थात यूनिट दी है। तो आप जितनी भी आप देखते हैं भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियों का एक संख्यात्मक मान होता है। आप बल की बात करें तो न्यूटन में होगा, किलोग्राम लेते हैं तो क्या द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम हो जाती है, कोई ना कोई संख्यात्मक मान होता है। आप दाब की बात करते हैं तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि भौतिक राशियों का कोई ना कोई संख्यात्मक मान होता है और उनका कोई ना कोई मानक संदर्भ अर्थात उनकी कोई ना कोई यूनिट होती है। तो अब आपको भौतिक राशि समझ में आया होगा। भौतिक राशियों का हम सबसे पहले करेंगे वर्गीकरण। देखिएगा, बड़ी समस्या है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे, लोग आए सीधे सदिश सदिश की बात कर ली और ट्रिक बना दी सदिश सदिश की, इसे रट लो। और ट्रिक में क्या होता है, 4-6 ही आ पाती हैं, सब नहीं आ पाती। ट्रिक का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें कुछ कोशिश करूंगा नई ट्रिक बनाने की जिसमें अधिक से अधिक शामिल हो जाए। लेकिन इन रेगुलर लेक्चर में ट्रिक की बात नहीं होगी। हाँ, ट्रिक का वीडियो बनाऊंगा जरूर अलग से। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है भौतिक राशियों की वर्गीकरण की। अब ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण करने का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। आप बिना किसी आधार के वर्गीकरण नहीं कर सकते, ठीक है ना। कैसे? मान लीजिए कक्षा है और क्लास में आपके 100 स्टूडेंट हैं और उन 100 स्टूडेंट्स का मुझे क्लासिफिकेशन करना, उनका वर्गीकरण करना है। तो मैं कैसे करूँगा? मैं कर सकता हूँ लिंग के आधार पर कि लड़कियाँ एक ग्रुप में, लड़के एक ग्रुप में, हो गया वर्गीकरण। एक क्या आधार लिया मैंने? लिंग, कि लड़कियाँ एक तरफ, लड़के एक तरफ। मैंने दूसरा आधार लिया, शहर से आने वाले कैंडिडेट एक तरफ, गाँव से आने वाले कैंडिडेट एक तरफ। तो शहर वाले एक तरफ हो जाएंगे, गांव वाले एक तरफ। अब शहर वालों में लड़के लड़कियां दोनों होंगे और गांव वालों में लड़के लड़कियां दोनों होंगे। मैंने कहा जिसके 12th में 60% से ऊपर हैं वो एक तरफ और 60% से नीचे हैं वो एक तरफ। तब भी अलग अलग हो गया, वर्गीकरण हो गया, नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करें, किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करें, तब उसके लिए कोई ना कोई आधार होना बहुत आवश्यक है। अब देखिएगा, भौतिक राशियों का वर्गीकरण 2 आधार पे होता है, ठीक है ना। तो आपने ऊपर देखा, भौतिक राशि किसी वस्तु या पदार्थ व परिघटना का एक गुण है, जैसे कोई संख्यात्मक मान और मानक संदर्भ अर्थात यूनिट दी जाती है। जैसे लंबाई, लंबाई आपने देखा हो 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। तो लंबाई भौतिक राशि हो गई, संख्यात्मक मान होता ही है ना। लंबाई में संख्यात्मक मान 4 मीटर, 5 मीटर और यूनिट मीटर है ही उसकी। जैसे आप बात करते हो कि इसकी भार की बात करो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। बल की बात करते हो, भार की बात करते हो तो ये आपका होता है न्यूटन और बल भी आपका क्या होता है, न्यूटन ही होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे संवेग की बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे, ये सब क्या है आप कहेंगे कोई ना कोई संख्यात्मक मान है। मैंने कहा संवेग, ठीक है, तो क्या मैंने कहा किसी का वेग ले लिया और ले लिया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है ना। इस तरह से सबके क्या क्या हो गए आपके, कुछ ना कुछ इकाई है, कोई ना कोई यूनिट और कोई ना कोई इसका संख्यात्मक मान है, ठीक है ना। भौतिक राशियों के वर्गीकरण, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वर्गीकरण करने के लिए कोई ना कोई आधार आवश्यक है। तो हमने भौतिक राशियों को 2 आधारों पर बांटा है, 2 आधारों पर। पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा आधार दिशा व परिमाण के आधार पर। यानी भौतिक राशियों को पहला आधार जिस पे हमने बांटा है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। भौतिक राशियों को उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे 3 भागों में और दिशा व परिमाण के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहते हैं परिमाण से, परिमाण, परिमाण शब्द का ध्यान में कन्फ्यूज नहीं होना है। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। और आसान भाषा में कहें तो संख्यात्मक मान,
संख्यात्मक मान आता है ना कि भूकंप का मैग्नीट्यूड कितना था, कि अभी हाल ही में दिल्ली में एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो लिखा आता है ना कि इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था, तो लिखा होता है 3.7 रिक्टर स्केल पे, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, संख्यात्मक मान। तो भौतिक राशियों को दो भागों में बांटे हमने, उत्पत्ति के आधार पर बांटा और दिशा व परिमाण के आधार पर। दिशा परिमाण का मतलब है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि उस राशि की दिशा क्या है और उसका संख्यात्मक मान क्या है। और इससे पहले हमने बांटा उत्पत्ति के आधार पर। इस वीडियो लेक्चर में केवल बात करेंगे भौतिक राशियों की उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि अगर दोनों मैंने यहाँ समेटी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिएगा, आप सबसे पहली बात है उत्पत्ति के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की आप देखते हैं। पहली राशियाँ मूल राशियाँ, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ, जिन्हें कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और तीसरी होती हैं पूरक राशि, जिन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है ना, बड़े अच्छे समझेंगे और आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो सबसे पहली राशियाँ हैं मूल राशियाँ। सबसे पहली राशि कौन सी, मूल राशियाँ। क्या कहते हैं इनको, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल है ना। देखिए मूल का मतलब क्या है, मूल का मतलब है कि इनकी उत्पत्ति किसी और से नहीं हुई है, इनकी उत्पत्ति किसी और से नहीं हुई है, इनकी उत्पत्ति ओरिजिनल है, ये अपने आप से ही हुई है, ये किसी और से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये अपने आप में ओरिजिनल है। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ जो अपने मूल रूप में हैं और जिनकी उत्पत्ति किसी और से नहीं हुई है, जो किसी और की सहायता से नहीं बनी है, उन्हें कहते हैं मूल राशियाँ। और मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, आपको पता होना चाहिए। 7 मूल राशियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहली राशि है लंबाई, सबसे पहले मूल राशि कौन सी है, लंबाई। ठीक है ना। दूसरी कौन सी है, समय। तीसरी कौन सी है, ताप। चौथी द्रव्यमान। पांचवी विद्युत धारा। छठी ज्योति तीव्रता और सातवीं पदार्थ की मात्रा। मूल राशियां 7 ही होती हैं और इन्हें आप याद रखें, क्योंकि प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि है। तो 3 अदर राशियां होंगी, एक मूल राशि होगी। या निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि नहीं है, तो क्या होगा, 3 मूल राशियां होंगी, चौथी कोई और राशि होगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मूल राशियां याद रखनी है। 7 मूल राशियां, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, 7 याद रखनी है। बताता हूँ ये क्या क्या होती हैं। इन 7 को याद कर लेंगे आप, तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। अब देखिए, पहली राशि लंबाई तो आप समझते हैं, किसी भी चीज़ की लंबाई। समय आप समझते हैं, जो सेकंड में हम लोग मापते हैं। ताप, ठीक है ना, ताप मापते ही हम केल्विन में और आपका सेंटीग्रेड में है ना, फ़ारेनहाइट में। इसकी बात टेम्परेचर वाले चैप्टर में करेंगे, ऊष्मागतिकी में बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान आप जानते हैं, द्रव्य का मान है ना, द्रव्य का कितना मान है, तो कायम में कितने ग्राम किलोग्राम में लेते हैं। द्रव्य माने पदार्थ, द्रव्य कल पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में। द्रव्य यानी मैटर, यानी कि पदार्थ, उसका कितना मान है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, आप सबको पता होना चाहिए। विद्युत धारा, धारा है मतलब कुछ ना कुछ बह रहा होगा। विद्युत धारा जैसा कि शब्द आपके सामने आया है, इन सबको समझना बहुत आवश्यक है। मैं इनको बता के आगे बढ़ जाता, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। आप एक ही चीज़ क्लियर करें। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, धारा, धारा मतलब करंट, और धारा मतलब कुछ ना कुछ बह रहा होगा, कुछ ना कुछ बह रहा होगा ना, कुछ चीज़ फ्लो हो रहा होगा ना। तो काय का फ्लो हो रहा होगा, आवेशों का फ्लो, आवेश। देखिएगा, आवेश क्या होता है, इसे चार्ज कहते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। देखिएगा, जैसे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का गुण होता है गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो एक बालू का कण हो, चाहे वो एक बहुत बड़ी चट्टान हो या पूरे ग्रह हो, सभी का एक गुण होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुण क्या है कि हर एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचता है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको मालूम, न्यूटन ने दिया था। इसके अलावा एक गुण और होता है, इसे कहते हैं आवेश। एक गुण और होता है, हर एक पदार्थ में एक गुण होता है आवेश। हर गुण पे, हर एक पदार्थ के अंदर एक गुण होता है। कैसे, हर एक पदार्थ कैसे मिलकर बना है, परमाणु से। परमाणु अर्थात एटम। और एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो आवेश जो होता है हर पदार्थ का मूलभूत गुण है। हर पदार्थ पे कुछ ना कुछ आवेश होगा। ठीक है ना। तो जब वो आवेश बहने लगे, जब वो आवेश बहने लगे, जैसे मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है, इस पर कुछ ना कुछ आवेश है ना, और इसको मैं एक तार से कनेक्ट कर दूं, ये आवेश क्या करेगा, उस तार में बहने लगेगा। तो जब आवेश बहने लगेगा तो क्या कहा जाएगा, विद्युत धारा कहा जाएगा। ठीक है ना। और इसकी डिटेल बात करेंगे कि क्यों बहता है,
फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, है ना, आवेश पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, कैसे बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। तो विद्युत धारा आपकी क्या है, एक मूल राशि है, काय में मापते हैं इसको, एम्पियर में मापते हैं, मात्रक की बात बाद में करेंगे। इसके अलावा अगली कौन सी है आपकी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। मैंने जब भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया और जितने भी स्टूडेंट्स मैंने पूछे ज्योति तीव्रता, उनके मुंह से एक ही बात निकली, कैंडेला, मतलब मात्रक उन्हें पता था, बाकी ज्योति तीव्रता क्या होती है वो नहीं जानते। समझ लीजिएगा ज्योति तीव्रता क्या है, ठीक है ना। देखिएगा, मान लीजिएगा कि मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है ना, मेरे पास एक बल्ब है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, बल्ब रखा है यहाँ, ये रहा, मेरे पास एक बल्ब है और ये मैं आज ही लाया हूँ फिलिप्स का, लगाने के लिए थोड़ी लाइट बढ़ा दूँ, कुछ स्टूडेंट कहना था कि लाइट बढ़ाई। ये बल्ब है, बल्ब का मतलब क्या, प्रकाश का सोर्स, लाइट सोर्स है ना। जब मैं इसको प्लग इन करूँगा, ऑन करूँगा तो इससे लाइट निकलेगी। जब इससे लाइट निकलेगी, है ना, ऐसे निकलेगी हर दिशा में, यानी कि इससे इधर भी जाएगी लाइट, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। जब ये लाइट निकलेगी तो जिस एरिया पे ये पड़ेगी, है ना, जिस एरिया पे ये पड़ेगी उस एरिया पे कितना प्रकाश ये डाल रही है ना, कितने फोटोन। हालांकि देखेगा इसकी जो इकाई होती है, हम जिसको कैंडला कहते हैं, तो ये होती है आपकी ल्यूमेन पर रेडियन होती है, मैं बताऊंगा आगे लाइट के चैप्टर में, प्रकाश के चैप्टर में। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि जिस कोई भी लाइट का सोर्स है, कोई भी प्रकाश का स्रोत है, उससे अगर प्रकाश निकलेगा तो क्या निकलेंगे, फोटोन निकलेंगे ना, क्या निकलेंगे, फोटोन, ठीक है ना, फोटोन निकलेंगे, क्योंकि प्रकाश के कणों क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक मोबाइल ऑन किया, उसकी टॉर्च ऑन की, और उसकी टॉर्च की रोशनी इतने एरिया पे पड़ रही है। मैंने यहाँ पे मोबाइल ऑन किया, मान लिया बल्ब ऑन किया या मोबाइल की लाइट ऑन की, और इससे रोशनी निकली, इस एरिया में निकल रही, इतने एरिया में निकल रही है। तो इतने एरिया में कुछ ना कुछ क्या होंगे, कुछ ना कुछ फोटोन होंगे ना इतने एरिया में। अगर मान लीजिए कि दूसरा एक और मोबाइल में लाया, बल्ब लाया, और उसकी लाइट भी इतने ही गोले में पड़ी, लेकिन यहाँ लाइट थोड़ी सी तेज़ है और यहाँ लाइट थोड़ी कम है, यानी कि पहले बल्ब से ये रोशनी इस एरिया में पड़ रही है और दूसरे बल्ब से ये रोशनी इसी इतने बड़े एरिया में पड़ रही है, लेकिन यहाँ रोशनी ज़्यादा तेज़ है, यहाँ कम है। तो इसका तेज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे फोटोन की संख्या ज़्यादा होगी, उतने ही बड़े एरिया में प्रकाश के कणों की संख्या ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, उतना ही आपको साफ दिखाई देगा, है ना, उतना ही आपकी प्रकाश की जो इंटेंसिटी है बढ़ जाएगी। तो यही क्या होती है, यही ज्योति तीव्रता होती है, यही क्या होती है, ज्योति तीव्रता होती है। हालांकि ध्यान रखिएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो हम लेते हैं वो कैंडेला लेते हैं, ठीक है ना। और कैंडेला क्या होता है, कैंडेला ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, ठीक है। मैं इसको ऐसे बताऊंगा आपके प्रकाश वाले चैप्टर में, आपको पढ़ाऊंगा। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन इसका ये मात्रक होता है, इसमें अभी मत जाइए, बट ये समझ लीजिएगा कि जितने ज़्यादा फोटोन निकलेंगे किसी प्रकाश के स्रोत से, जितने ज़्यादा फोटोन निकलेंगे उतनी ज़्यादा उसकी ज्योति तीव्रता होगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगली 7वीं इकाई कौन सी है, राशि कौन सी है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा क्या होता है कि समझिएगा इसको। पदार्थ की मात्रा हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसका हमने 1 ग्राम ले लिया, कोई पदार्थ है उसका हमने 1 ग्राम ले लिया। वो पदार्थ काय से मिलकर बना, अणुओं से मिलकर बना है ना, अणुओं से मिलकर बना है ना। तो उस पदार्थ के 1 ग्राम में कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, ये क्या कहलाएगी, उसकी पदार्थ की मात्रा कहलाएगी। और इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। मात्रक की बात बाद में करेंगे। तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में कितने अणु हैं, अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या कितनी है, और अणुओं की संख्या जो है प्रति ग्राम, वही क्या कहलाती है, पदार्थ की मात्रा कहलाती है। देखिएगा द्रव्यमान से ये बहुत अलग है। द्रव्यमान में तो हम द्रव्य का मान निकालते हैं किलोग्राम इत्यादि में। कैसे, मान लीजिए आपने एक पदार्थ लिया, आपने लोहे की छड़ ली, ठीक है ना, और आपने एक लिया, आपने प्लास्टिक की छड़ ली, ठीक, प्लास्टिक की छड़ ली। अब आपने क्या किया कि प्लास्टिक की छड़ का 1 ग्राम लिया और आपने लोहे की छड़ का 1 ग्राम लिया, ठीक है ना। तो पहली चीज़, लोहे की छड़ के 1 ग्राम में अणुओं की संख्या कुछ और होगी, और प्लास्टिक के किसमें, एक छड़ में 1 ग्राम में अणुओं की संख्या कुछ और होगी, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के अणुओं का संगठन अलग अलग होता है। हो सकता है कि लोहे के छड़ में 1 ग्राम में ज़्यादा अणु हो और प्लास्टिक वाली छड़ के 1 ग्राम में कम अणु हो, और फिर दोनों का द्रव्यमान भी अलग होगा। हो सकता है कि इसका द्रव्यमान इससे ज़्यादा हो गई। मान लीजिए अगर लोहे की छड़ और प्लास्टिक की छड़ के 1 ग्राम में अणु अगर बराबर नहीं है, मैंने मान लिया अणु बराबर इन दोनों में, कि इसके 1 ग्राम में भी उतने ही अणु हैं जितने प्लास्टिक की छड़ के 1 ग्राम में अणु हैं, लेकिन अगर इन दोनों का द्रव्यमान देखेंगे तो अलग होगा, क्योंकि लोहे की छड़ के जो अणु होंगे वो भारी होंगे,
है ना, और प्लास्टिक की छड़ के अणु क्या होंगे, वो हल्के होंगे। तो मोल का मतलब क्या है, मोल का मतलब है किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में कितने अणु हैं उसमें, है ना। तो पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या है, किसी भी है ना, किसी भी पदार्थ की मात्रा का मतलब है किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में कितने अणु हैं, अणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना। मोल की बात और करेंगे, एवोगैड्रो नियतांक की बात करेंगे, ठीक है ना। एवोगैड्रो संख्या क्या है और मोलर आयतन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे आगे। केवल अभी समझाने के उद्देश्य से है, बेसिक आपका थोड़ा सा सही हो जाए कि आपको राशियाँ समझ में आने लगें। तो लंबाई आपने समझी, समय आप जानते ही हैं, ताप जानते हैं, द्रव्यमान जानते हैं, विद्युत धारा मैंने बता दी, आवेशों का प्रवाह, ज्योति तीव्रता मैंने बता दी कि किसी भी लाइट सोर्स से पर सेकंड कितना प्रकाश निकल रहा है, यानी कितने फोटोन निकल रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा पदार्थ की मात्रा, कि किसी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा में, किसी भी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा में कितने अणु हैं, है ना। हालांकि कार्बन 12 के संग इसका कुछ ना कुछ करेंगे हम, जब मोल संकल्पना पढ़ेंगे तो कार्बन 12 की बात करेंगे, कार्बन 12 से रिलेशन है इसका मोल का। अभी आप इतना समझ लीजिए, पदार्थ की मात्रा का मतलब है कि किसी भी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा में, किसी भी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा में कितने अणु हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं। तो आपकी 7 मूल राशियां हैं, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब अगली राशि आपकी है व्युत्पन्न राशि। अगली राशि कौन सी है, व्युत्पन्न राशि, सही है ना। व्युत्पन्न राशि इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव आप समझते हैं ना, कहीं से लाना। ड्राइव का मतलब क्या गया, ड्राइव करके चलते हैं, समझिए। ड्राइव का मतलब है डेरिवेट करना, कहीं से लाना, है ना, कहीं से पकड़ के लाना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मूल राशियां किसी से मिलकर नहीं बनी है। लंबाई का आपने कभी फॉर्मूला देखो, लंबाई बराबर ये होता है, या आपने नहीं देखा होगा कि समय बराबर ये होता है ना। समय सिर्फ ये देखा होगा इतने सेकंड में, इतने घंटे में। तो जितनी भी मूल राशियाँ लिखी हैं, इनका कोई और फार्मूला नहीं है कि समय बराबर ये गुणा ये, है ना। जैसे हम करते हैं ना, बल बराबर F बराबर ma, या और बहुत सारे फार्मूला यूज़ करते हैं। मूल राशियों में कोई फार्मूला नहीं, क्योंकि ये किसी से मिलकर बनी नहीं है, ये सिर्फ ओरिजिनल है, अपने आप से मिलकर बनी है। लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ वे जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, जो कहाँ से आ रही हैं, जो मूल राशियों से निकल के आ रही हैं। यानी कि व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर बनी है, मूल राशियों से मिलकर बनी राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये कहीं ना कहीं मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं। कैसे, समझ लो। तो देखो साफ लिखा है, जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती हो, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती हो, मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे सबसे पहली राशि लिखिए आपके सामने, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसी राशि है, व्युत्पन्न। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। क्षेत्रफल इंग्लिश में एरिया कहते हैं, और चौड़ाई भी तो एक कोई ना कोई लंबाई ही है। अगर मैं लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह लंबाई गुणा लंबाई लिख दूं, भाई किसी भी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई भी लंबाई है और चौड़ाई भी तो लंबाई ही है ना। हालांकि किसी लंबाई को हमने वहाँ व्यक्त करने के लिए क्या लिख दिया, चौड़ाई। क्यों लिख दिया है, क्योंकि चौड़ाई नॉर्मली लंबाई से कम होती है, तो समझ में आ जाए कि जहाँ लंबाई कम है वो चौड़ाई है, और जहाँ ज़्यादा है वो लंबाई है। लेकिन चौड़ाई भी तो लंबाई ही है। तो क्षेत्रफल काय से बन गया, लंबाई गुणा लंबाई, और लंबाई कैसी राशि है, मूल राशि है। तो क्षेत्रफल काय पे निर्भर है, मूल राशि पर निर्भर है ना। तो मूल राशि पर निर्भर है तो कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई ना। अगली कौन सी राशि है, अगली राशि आपके सामने आयतन। आयतन की बात करते हैं तो आयतन सब जानते हैं, वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई को भी लिख सकते हैं लंबाई, गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई को भी लिख सकते हैं लंबाई, तो लंबाई गुणा लंबाई। यानी कि आयतन अर्थात वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो चौड़ाई भी एक लंबाई है और ऊंचाई भी तो एक लंबाई है ना। तो तीनों ही लंबाई है ना। केवल समझने के लिए हम लिख देते हैं अलग अलग, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिससे पता रहे कि हाँ इतना ऐसे है, इतना ऐसे और इतना ऐसे है ना। हालांकि है तो तीनों लंबाई। तो आयतन किस पे निर्भर है, आयतन किस पे निर्भर है, मूल राशि पर निर्भर है कि नहीं है। तो जितनी भी मूल राशियां हैं उन सभी पर निर्भर होती हैं कौन सी राशियां, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे और राशियां हैं जिसमें आपका है दाब, चाल, वेग, त्वरण, इनकी बात हम करेंगे जब हम मात्रक की बात करेंगे। इन सबको भी डिफाइन करूंगा, क्योंकि फिजिक्स में इन सब राशियों को जानना बहुत आवश्यक है। बल क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसके बाद आगे बात करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको ये सब क्लियर नहीं होंगी तो बहुत दिक्कत होगी आपको। तो जैसे ही मात्रक में बताऊँगा तो इन सभी राशियों की डेफिनेशन और इनका मात्रक कैसे निकालेंगे ये सब बताऊँगा। इसलिए मैंने अभी यहीं रोका हुआ है इनको, ठीक है ना। दो बता दी मैंने आपको कि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियां हैं जो कहाँ से आई हैं, मूल राशियों से आई हैं, ठीक है ना। तीसरी राशि आप देखिएगा, तीसरी राशि है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ कहते हैं सप्लीमेंट्री। कौन सी राशियाँ कहते हैं इनको,
सप्लीमेंट्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बीच की राशियाँ हैं, ना तो ये मूल है, ठीक, और ना ही ये व्युत्पन्न है, ना ही ये मूल है और ना ही ये व्युत्पन्न है, दोनों के बीच की हैं, ठीक है ना, दोनों के बीच की है। पहली बात क्या है कि इनकी कोई विमा नहीं होती, विमा नहीं होती, विमा रहित है ना, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होती हैं ये, ठीक है ना, कोई विमा नहीं होती। कैसे नहीं होगी विमा, समझिएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे, दो होती हैं पूरक राशियाँ, दो होती हैं, पहली समतल कोण और दूसरी घन कोण। पहली समतल कोण और दूसरी घन कोण। जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, देखिए ये एक वृत्त है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका समतल कोण है, ये आपका घन कोण है, ठीक है ना। ये एक वृत्त है। अब वृत्त पे आपने क्या किया है, वृत्त की जो परिधि है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, ये वृत्त की परिधि है। इस परिधि पे आपने यहाँ से यहाँ तक लेकर एक चाप मारा है ना, कट मारते हैं चाप, क्या है इसका, एस है। और ये वृत्त की त्रिज्या, रेडियस क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो ये यहाँ से कट लगाया और यहाँ से कट लगाया, इसके बीच यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलने पर ये जो चाप है, ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक, है ना, कोणीय दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एस, इसे हिंदी में चाप कहते हैं। और इसके दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंटों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा ही क्या कहलाएगा, समतल कोण कहलाएगा। थीटा क्या कहलाएगा, समतल कोण। इसे कहते हैं प्लेन एंगल, इसे कहते हैं प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल फार्मूला क्या है, इन दोनों का अनुपात, किसका, इस दूरी और ये त्रिज्या का अनुपात, यानी कि R/S। यानी कि जो समतल कोण है इसका फॉर्मूला क्या, R/S। अब देखिएगा R जो है वो भी कोई ना कोई सेंटीमीटर में होगा, इसकी जो त्रिज्या है वो भी सेंटीमीटर में होगी, और ये दूरी हमने चली है ये भी कोई ना कोई सेंटीमीटर में होगी। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या कट जाएगा, तो इसका कोई मान आएगा, तो क्या कोई मात्रक आएगा इसका। जो समतल कोण आप देख रहे हैं, ये तो एक तुलना है ना, किसकी, त्रिज्या की और चाप की, त्रिज्या की तो और चाप की तुलना हो गई ना, कि समतल कोण बराबर अर्थात प्लेन एंगल इक्वल टू जो आपका सर्किल है उसकी रेडियस और जो सर्किल पे चाप जो लगाया है ना, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इन दोनों का अनुपात है। अब त्रिज्या भी काय में होगी, मीटर में या सेंटीमीटर में, और जो दूरी चली गई है, ये चाप जो कट लगाया है, ये भी काय में होगी, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या कोई मात्रक बचेगा, तो मात्रक नहीं होगा ना, किनका, पूरक राशियों का कोई मात्रक नहीं होता ना, और मात्रक नहीं होगा तो इनकी कोई ना कोई विमा भी नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगा। जैसे हम पढ़ते हैं MLT-2 पढ़ते हैं, तो वो विमा किसकी निकलती है, या तो निकलती है मूल राशियों की या निकलती है व्युत्पन्न की। और विमा निकलने के लिए कोई ना कोई मात्रक जरूरी है, और इनका तुलना करने में मात्रक कट गया, क्योंकि नीचे भी सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर, तो ये क्या है, संख्यात्मक मान आएगा, केवल इनका कोई मात्रक नहीं होता, इनकी कोई विमा नहीं होती, इसीलिए काय में आती है, ये पूरक राशियों में आती हैं। तो पहली आपने समझी कौन सी, समतल कोण। दूसरी राशि जो आपकी है वो राशि कौन सी है, उसका नाम है आपका घन कोण, जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल, घन कोण कहते हैं, ठीक है ना, सॉलिड एंगल। इसको समझिएगा ध्यान से। हालांकि इसका जो मात्रक हम रेडियन कह देते हैं, एक समतल कोण का मात्रक रेडियन कह देते हैं, उसका इससे रेडियन कह देते हैं, लेकिन ये कोई मात्रक होता नहीं है, ये केवल सिर्फ समझाने के लिए होता है, ठीक है ना, कि रेडियन आपके सामने बोला जाएगा तो आप समझ जाओगे कि अच्छा किसी भी वृत्त की बात हो रही है, और स्टेरेडियन की बात करेंगे तो किसी न किसी गोले की बात होगी, ठीक है ना। दोनों में अंतर है कि जब हम समतल कोण की बात करेंगे तो 2D आकृति की बात होगी, 2D है ना, जैसे कि आपका क्या, वृत्त। और जब घन कोण की बात करेंगे तो कैसी आकृति की बात होगी, 3D की बात होगी, अर्थात आपका कोई ठोस गोला है। अब देखिएगा घन कोण को समझने के लिए एग्जाम्पल समझिए। आप तरबूज लेने जाते हैं, आजकल तरबूज का सीजन चल रहा है, ठीक है ना। अब आप तरबूज लेने गए, और तरबूज लेने के बाद आपने तरबूज लिया, तो आपने उससे कहा भैया ये ज़रा दिखाओ कैसा है ना, लाल है कि नहीं। तो क्या करता है, कट लगाता है ना, कट, उसमें एक, उस कट को हम लोग क्या कहते हैं, अपने भाई हमारे इलाके में कहते हैं टाँची, ठीक है ना, आपके इलाके में क्या कहते होंगे पता नहीं। अब तरबूज गोल है, उसने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, इधर से काटा, इधर चारों तरफ से काटेगा ना, ऐसे काटेगा दोनों तरफ से, और फिर दोनों तरफ से इधर से काटेगा। काटने के बाद क्या बीच का निकाल के दिखाएगा आपको, निकालेगा ना। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, शायद चित्र इतना क्लियर नहीं है, मैं यहाँ बताऊँ कि ये जो आपका एक तरबूज था, क्योंकि यहाँ तो हमने बात करी वृत्त की 2D, लेकिन यहाँ तरबूज का ऐसा गोला है ना, इस पर कट मारेगा, यहाँ से कट मारेगा ऐसे करके, और इधर कट मारेगा, और आपका ऐसे करके, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से यहाँ, और इस तरह से यहाँ, तो भाई मेरे बस का है नहीं ये, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। अब बना सही, चलो ये ऐसे बन गया, ठीक है ना। यानी कि इधर से कट लगा तो ये कट इधर जाएगा ऐसे करके, इधर से लगा तो ऐसे जाएगा, इधर से लगा तो ऐसे जाएगा, उधर से लगेगा तो ऐसे जाएगा, यानी कि ऐसे कट,
ऐसे कट, इधर से कट, उधर से, तभी तो निकला ही निकलेगा। तो जो कट की टाँची निकाली उसने बाहर, उस टाँची का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। जो ऊपर का हिस्सा कट के अलग आ गया, मान लीजिए ये हिस्सा आपका कट के ऐसे अलग आ जाए, नहीं आ जाएगा ऊपर से आप देखोगे तो, है ना। हालांकि ये हिस्सा आपका कैसे होगा, ये हिस्सा आपका ऐसे करके होगा। बड़ी समस्या अभी, ड्राइंग बड़ी ख़राब है। ऐसे करके ये हिस्सा होगा आपका, नहीं होगा ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके होगा, नहीं होगा हिस्सा। जब आप तरबूज कट लगवाएंगे तो ऐसा हिस्सा होगा आपका, ऊपर निकल के आ जाएगा ऐसे करके। तो ऊपर जो टाँची निकल के आएगी उसका कोई ना कोई एरिया होगा ऊपर का, यानी कि वो टुकड़ा होगा उसका कोई लंबाई चौड़ाई होगी, उसका कोई ना कोई एरिया होगा। और जो कट जितना गहरा लगा है, कट जितना गहरा लगा है तो गहराई कोई ना कोई त्रिज्या होगी, नहीं होगी। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कट लगाया है चौकोर, और कट लगाने से ये कहाँ तक गया, सेंटर तक गया, तो ये इतनी क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, नहीं हो गई। तो जो हम निकाल रहे हैं, घनकोण निकाल रहे हैं, ये क्या है आपका ओमेगा। और क्या निकाल रहे हैं, जो आपने एरिया काटा है, चौकोर एरिया जो काटा है ऊपर से, उस चौकोर एरिया कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। ए से दिखाते हैं एरिया को। और जो अंदर तक काटा है उसके केंद्र तक, तो उसके केंद्र की त्रिज्या होगी, तो उसके त्रिज्या का क्या निकालेंगे, वर्ग। यानी कि घनकोण अर्थात सॉलिड एंगल निकालने के लिए जो आपने किसी गोले पे कट लगाया है, इधर से इधर से इधर से इधर से, और जो पीस बाहर निकाल लिया है, उस पीस का कोई ना कोई एरिया होगा ऊपर, और वो पीस अंदर तक कितना गहरा है तो उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो जो पीस है उसका जो एरिया है वो, और बटे उसकी जो अंदर त्रिज्या है उसका स्क्वायर। तो देखिएगा एरिया भी काय में होता है, मीटर स्क्वायर में ही होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। और उसको त्रिज्या भी काय में होगी, मीटर स्क्वायर में होगी, क्योंकि त्रिज्या मीटर में है और त्रिज्या का स्क्वायर हमने यहाँ लिया है, तो मीटर स्क्वायर में होगी। तो इनके मात्रक फिर कट जाएंगे। जैसे यहाँ मात्रक कट रहे थे ना, आर और एस, आर त्रिज्या थी, एस चाप था, तो दोनों में क्या था, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो यहाँ भी इनके मात्रक कट रहे थे और यहाँ भी मात्रक कट रहे हैं, यानी कि दोनों के मात्रक नहीं है। हालांकि समझने के लिए इसको रेडियन कहते हैं, इसको स्टेरेडियन कहते हैं, लेकिन दोनों के मात्रक नहीं है। और मात्रक नहीं तो विमा नहीं है, और विमा नहीं है तो इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं, क्योंकि ना तो ये मूल है ना ही ये व्युत्पन्न है, और अभी तक इनको और किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया। हो सकता है भविष्य में इनको मूल या व्युत्पन्न में से मान लें, लेकिन अभी ये दोनों ही पूरक राशियों की कैटेगरी में आती है। तो आपने देखा राशियां वो जिनको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें। भौतिक राशियों का मतलब क्या है, राशि तो केवल संख्या के रूप में व्यक्त हो गई, लेकिन भौतिक राशि का मतलब है किसी भी पदार्थ या वस्तु का कोई गुण या किसी घटना का गुण, जिसको हम किसमें, एक संख्या के रूप में और एक यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, उसको राशि, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियों का हमने देखा कि उनका वर्गीकरण हमने किया कैसे, उनकी उत्पत्ति के आधार पर। अगले लेक्चर में करेंगे दिशा व परिमाण के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। और मूल राशियाँ वो जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ओरिजिनल होती हैं, जिसमें आपकी लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब मैंने आपको समझा दिया क्या क्या होती हैं। विद्युत धारा मैंने बताई, आवेशों का प्रवाह, ज्योति तीव्रता मैंने बता दी कि किसी भी प्रकाश के स्रोत से पर सेकंड निकलने वाले फोटोनों की संख्या से इसका मतलब होता है जितने ज़्यादा फोटोन होंगे पर सेकंड उतनी ज़्यादा तीव्रता होगी लाइट की। और पदार्थ की मात्रा का मतलब है कि किसी भी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा में, यानी किसी एक निश्चित द्रव्यमान में 1 ग्राम में 2 ग्राम में कितने अणु हैं, इसे कहते हैं कि हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वो जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए थे, क्षेत्रफल और आयतन का। बाकी के ये दिखाऊंगा मैं जो मात्रक पढ़ाऊंगा, तो सारे बताऊंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं यहाँ बताता तो दोबारा बताने की आवश्यकता पड़ती, इसलिए मात्रक वाले सेक्शन बताऊंगा। तो आपको बल पता होना चाहिए, दाब पता होना चाहिए, संवेग, आवेग सब पता होना चाहिए। तो सब क्लियर करके आगे बढ़ेंगे कि अगर मैं न्यूटन का नियम पढ़ाऊँ दूसरा, और मैं आपसे कहूँ संवेग परिवर्तन की दर, है ना, किसी वस्तु पर लगाए गए बल के, है ना, अनुक्रमानुपाती होती है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि संवेग क्या है और ये क्या है। तो सब चीज़ें क्लियर करके चलूँगा आगे, ठीक है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। पहली बार आए हैं तो जो लाल वाला बटन है उसको ठोक दें और घंटी भी दबा दें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हो सके तो किसी अध्ययन ग्रुप में भी इसको शेयर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।